हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th के केमिस्ट्री के इस नए वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर जो कि है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि वैद्युत रसायन। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि वैद्युत रसायन होता क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते किसे हैं। तो नाम से ही पता चल रहा है कि वैद्युत रसायन यानी कि अगर कोई केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रही है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रही है, तो इसका अध्ययन ही, इसकी पूरी स्टडी ही कि कैसे जो है केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रही है, इसी का पूरा अध्ययन ही कहलाता है वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन के अंतर्गत हम जो है किसी रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में, इसको रासायनिक ऊर्जा कहते हैं, रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में किस तरह से रूपांतरण हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है, इसी की पूरी स्टडी, इसी का पूरा अध्ययन ही कहलाता है वैद्युत रसायन। ठीक है, तो इसमें हमारा जो पहला टर्म है वो है रेडॉक्स रिएक्शन या फिर इसको कह लें ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। रेडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया जो हमारा पहला टर्म है, रेडॉक्स रिएक्शन या फिर इसको कहेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ये साथ साथ होगा। ठीक है, तो इसको पहले हमको रेडॉक्स रिएक्शन समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है और रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीकरण अभिक्रिया और रिडक्शन मीन्स होता है अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो अगर कोई भी हमारे पास एटम है, एटम या फिर हम ले लें मॉलिक्यूल कोई ले लें या फिर आयन, एटम कोई मॉलिक्यूल या फिर आयन हो, अगर वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, मान लीजिए हमारे पास कोई एटम है, अगर ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, हम यहाँ पर मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन का ये त्याग कर रहा है तो इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा। कोई हमारे पास एटम है, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो यहाँ पर ये जो अभिक्रिया हो रही है इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसी के विपरीत अगर कोई आयन ले या एटम ले, अगर वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास M2+ है, ये अगर 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो अभिक्रिया होगी उसको हम लोग कहेंगे अपचयन अभिक्रिया। तो कोई भी एटम, मॉलिक्यूल या फिर आयन यदि इलेक्ट्रॉन का वो ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो वहाँ पर जो अभिक्रिया होती है वहाँ पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। और इसी के विपरीत अगर कोई एटम, मॉलिक्यूल या आयन इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है तो वहाँ पर जो अभिक्रिया होती है वो अपचयन अभिक्रिया होती है। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें ये दोनों क्रियाएं साथ साथ होती हों, यानी ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हों, तो ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया या रेडॉक्स रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल एक हमारे पास है, जैसे कि हमने देखा है कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट का हम विलयन लेते हैं, कॉपर सल्फेट के विलयन में जैसे ही हम जिंक धातु डालते हैं, जिंक धातु का टुकड़ा डालते हैं, तो देखते हैं कि ये जो जिंक धातु है ये कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। यहाँ पर कॉपर बाहर निकल जाता है और जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन हो जाता है। अब इसके मैकेनिज्म यानी इसके डिटेल में अगर स्टडी करें इसकी, तो देखते हैं कि हमारा जो कॉपर सल्फेट है, यहाँ पर ये जो कॉपर है ये 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है और ये Zn है, Zn यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यहाँ पर कॉपर सल्फेट के साथ अटैच है, यानी यहाँ पर ये 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। और यहाँ पर देखते हैं तो कॉपर आ जा रहा है 0 में और जिंक हो जा रहा है 2+ में। तो यहाँ पर जो कॉपर हो रहा है ये क्या करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण कर रहा है, यानी कॉपर जब दो इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करेगा तभी ये चेंज होता है Cu में। ठीक है, वैसे ही जो जिंक है, यहाँ पर जिंक का क्या हो रहा है, जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। जिंक जब 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है तभी होता है जिंक 2+ में। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है तभी ये होता है जिंक 2+ में। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इस पूरी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रिया साथ साथ हो रही है, तो इस अभिक्रिया को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। और वैद्युत रसायन में जितनी अभिक्रियाएं होंगी सभी की सभी अभिक्रियाएं रेडॉक्स अभिक्रियाएं होती हैं, यानी वहाँ पर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं। ठीक है, और रेडॉक्स अभिक्रिया में जो भी हमारा एटम, मॉलिक्यूल या आयन होगा जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, यानी इलेक्ट्रॉन जिसमें से बाहर निकलता है, उसे हम अपचायक कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि
यहाँ पर जिंक क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रहा है। यहाँ पर अभिक्रिया जो हो रही है वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है, लेकिन हम जिंक को कहेंगे कि जिंक क्या है, जिंक यहाँ पर हमारा अपचायक का काम करता है, ये अपचायक है। ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, और इसी के विपरीत जो आयन या एटम्स या मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है तो वहाँ पर इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीकारक। तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा ऑक्सीकारक। और पूरी अभिक्रिया की बात करें तो यहाँ पर जो हमारा कॉपर हो गया, कॉपर की बात करेंगे तो कॉपर हो जाएगा, यहाँ पर कॉपर क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण कर रहा है, यानी कॉपर ऑक्सीकारक का कार्य करता है, और जिंक जो है अपचायक का कार्य करता है। ठीक है, और इस पूरी अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेनियल सेल। डेनियल सेल की हमको स्टडी करनी है कि डेनियल सेल बनता कैसे है और इसमें जो अभिक्रियाएं होती हैं वो किस तरह से होती हैं। तो आइए इसकी स्टडीज करते हैं। तो डेनियल सेल में 2 हमारे पास कांच का जार होता है, 2 कांच का जार होता है जिसमें वैद्युत अपघट्य यानी कि इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भरा होता है। इलेक्ट्रोलाइट इसमें सॉल्यूशन भरा होता है, वैद्युत अपघट्य पदार्थ। और इसमें धातुओं की 2 छड़ें जो है डूबी रहती हैं। मान लीजिए यहाँ पर बात करते हैं डेनियल सेल की, तो यहाँ पर जो धातु की छड़ होती है वो जिंक की होती है बाएं साइड, और जो दूसरी छड़ है वो होती है कॉपर की। ये है जिंक धातु की छड़ और ये धातु है, ये है कॉपर धातु की छड़। तो अगर जिंक धातु की छड़ है तो इसमें जो हमारा जो वैद्युत अपघट्य पदार्थ होगा वो जिंक का ही कोई विलयन होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लेते हैं जिंक सल्फेट। ठीक है, और यहाँ पर अगर कॉपर धातु है तो यहाँ पर जो विलयन होगा वो कॉपर का होगा। तो यहाँ पर हम जो विलयन लेते हैं वो होता है कॉपर सल्फेट। और इन दोनों को उसके बाद फिर इन दोनों को वायर से एक एमीटर के थ्रू जोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे इनको जोड़ा जाता है तो यहाँ दिखा जाता है कि जो जिंक है, ये जिंक जो है धीरे धीरे टूटने लगता है। जिंक यहाँ से टूटता है Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन में, और जो Zn2+ है वो धीरे धीरे विलयन में आने लगता है, यानी वैद्युत अपघट्य पदार्थ में घुलने लगता है धीरे धीरे। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके ऊपर आने लगता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे इस पर बढ़ने लगता है। और जिंक जो है, जिंक टूट करके Zn2+ के फॉर्म में विलयन में आने लगता है धीरे धीरे। ठीक है, और जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आता है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आगे बढ़ते हुए इसमें जाता है, और इलेक्ट्रॉन जब इसमें जाता है और यहाँ से जो कॉपर सल्फेट है ये टूटता है Cu2+ और SO4 2- में। और Cu2+ इस धातु की छड़ से इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ पर जमने लगता है इसके चारों तरफ। ठीक, चारों तरफ जमने लगता है, और इसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कैसे आया है? पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट ये टूटा है Cu2+ और SO4- में, तो यहाँ पर जो Cu2+ है वो 2 धातु की छड़ से कॉपर से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के Cu के फॉर्म में यहाँ पर जमने लगता है, और जैसे ये इलेक्ट्रॉन बाहर लेगा तो इसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आता है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस साइड में होने लगता है। जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस साइड में होगा तो करंट का फ्लो इस साइड में होता है। इलेक्ट्रॉन जो है इस साइड जाते हैं और जो हमारा करंट है वो इस साइड फ्लो होता है। ये सारी की सारी बात हम जो है डेनियल सेल की ही करें। डेनियल सेल में ये सारी चीज़ें इस तरह से होती हैं। अच्छा, जैसे जैसे ये जिंक टूटता है इसके ऊपर आ जाता है निगेटिव चार्ज। जैसे जैसे निगेटिव चार्ज बढ़ता है तो निगेटिव चार्ज तो हम देख रहे हैं, निगेटिव चार्ज यहाँ पर आगे बढ़ रहा है। निगेटिव चार्ज तो यहाँ से आगे बढ़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो Zn2+ विलयन में क्या होगा, Zn2+ की संख्या भी बढ़ती है। इस विलयन में जो है Zn2+ की संख्या बढ़ रही है, और इस वाले विलयन में बढ़ती है SO4 की संख्या। ठीक है, SO4, क्योंकि यहाँ पर जो Cu2+ है वो तो यहाँ जम रहा है। Cu2+ जो है 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ पे जम रहा है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की संख्या बढ़ रही है, और जो सल्फेट आयन है वो विलयन में है। तो देखते हैं कि जैसे जैसे समय बीतता है यहाँ पर जिंक जो है, जिंक आयन की संख्या यहाँ पर बढ़ती जाती है। तो ये जो विलयन है ये खुद ही क्या हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और ये जो विलयन है वो निगेटिवली चार्ज होता है। तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम लगा देते हैं एक सॉल्ट ब्रिज। क्या लगाया जाता है? एक सॉल्ट ब्रिज। इसको हम लोग लवण सेतु कहते हैं, सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, ये सॉल्ट ब्रिज मान लीजिए KCl का है। तो ऐसा इसलिए लगाते हैं क्योंकि यहाँ पर जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि निगेटिव चार्ज यहाँ बढ़ेगा, Zn2+ में बढ़ता जाता है। अब जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है,
जब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ बढ़ेगा तो ये इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने नहीं देता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है, आकर्षित करता है, तो इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने नहीं देता है और धारा की संख्या क्या होती है, धारा का मान कम होने लगता है। ठीक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए, यानी कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए, पॉजिटिव चार्ज कम होगा तभी इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने देगा। अगर पॉजिटिव चार्ज की संख्या अधिक होगी तो इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने नहीं देगा, अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए यहाँ पर लगाते हैं एक सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज में क्या होता है, ये टूटता है K+ और Cl- में, तो Cl जो माइनस है यहाँ पर जिंक के साथ अभिक्रिया करके बना लेता है क्या, ZnCl2। ठीक है, ZnCl2 बना लेगा। और यहाँ पर जो SO4 है ये अभिक्रिया कर बना लेता है K2SO4, कॉपर सल्फेट बना लेता है। और ये जो है जैसे पॉजिटिवली चार्ज था तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की संख्या कम हो जाती है और इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस तरफ होता है, और यहाँ पर निगेटिव चार्ज की संख्या कम हो जाती है तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ आने लगता है धीरे धीरे। तो ऐसे करके जो है इलेक्ट्रॉनों का फ्लो इस साइड में होता है, करंट का फ्लो इस साइड में होता है। तो ये पूरी स्टडी है डेनियल सेल की। डेनियल सेल में ये सारी चीज़ें इस तरह से लगी होती हैं। तो आई होप आपको ये डेनियल सेल अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि डेनियल सेल में क्या क्या चीज़ें किस तरह से लगी हैं और डेनियल सेल बना कैसे है। अब हम आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।